सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं अपनी सीरीज क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स को, जिसके अंदर मैं आपको चारों फंडामेंटल फोर्सेस को चार अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और ये काफी डिटेल में बताऊंगा कि इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस का अपने अपने डोमेन में क्या रोल रहा है इस यूनिवर्स को बनाने में। दोस्तों मैं पहले ही इस सीरीज की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको ग्रेविटी के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जो आपको ऊपर आई बटन में शो हो रही होगी और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर वीक फोर्स है क्या और ये किस तरह से काम करती है, और आज इस वीडियो में आप फ्लेवर चेंजिंग और बीटा के जैसे कमाल के प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से पैदा होते हैं। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स यूनिवर्स को क्रिएट करने में किस तरह से अपना रोल निभाता है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फोर्स है। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस ही हैं जो पूरे यूनिवर्स के मैटर को गवर्न करती है कि उसे किस तरह से काम करना है, जैसे कि उसे किस तरह से चलना है, किस तरह से आपस में मिलकर स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और एनिमल जैसे कॉम्प्लेक्स जीव की फॉर्मेशन करनी है। वीक न्यूक्लियर फोर्स असल में पूरे यूनिवर्स की सेकंड सबसे वीकेस्ट फोर्स मानी जाती है आफ्टर ग्रेविटी, और इसका नाम वीक फोर्स इसीलिए पड़ा कि ये बहुत ही छोटे लेवल, क्वांटम लेवल पर ही काम कर पाती है। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक प्रोटॉन के डायमीटर के 0.1% हिस्से जितनी, जो कि होता है तकरीबन 10⁻⁻18 मीटर। यानी कि अगर आपको इस फोर्स को एप्लीकेबल बनाना है तो आपको दो मैटर को इतना ज्यादा करीब लेकर आना पड़ेगा कि इन दोनों मैटर के बीच मौजूद स्पेस सिर्फ 10⁻⁻18 मीटर ही रह जाए। और दोस्तों इस फोर्स की खास बात यह है कि जहां चारों फंडामेंटल फोर्सेस में से 3 फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स है, वही वीक न्यूक्लियर फोर्स असल में एक रिपल्सिव नेचर की फोर्स मानी जाती है, जहां ये मैटर को अट्रैक्ट करने की बजाय उन्हें दूर धकेलती है, जिसके कंक्लूजन में हमें रेडियो एक्टिव डीके जैसे प्रोसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स भले ही काफी छोटे लेवल पर काम करती हो, लेकिन इसके इम्पैक्ट हमें काफी बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है स्टार्स को पावर देने के लिए और नए नए एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके आइसोटॉप्स भी वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही क्रिएट हुए हैं। और यही नहीं, वीक न्यूक्लियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिविटी और इस यूनिवर्स में मौजूद सारे रेडिएशन के पीछे, जिसकी वजह से आज काफी सारे लोग ब्लड कैंसर और जेनेटिकली डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स यह सब किस तरह से कर पाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स आज जिस तरह से काम कर पाती है उसकी वजह है 2 एलिमेंट्री पार्टिकल W और Z बोसोन्स। यही एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए। अगर हम बात करें Z बोसोन्स की, तो ये न्यूट्रली चार्ज होते हैं, इसी वजह से ये मैटर से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते और इन्हें ढूंढ पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वही हम बात करें W बोसोन्स की, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और 2 रूपों में पाए जाते हैं, W पॉजिटिव चार्ज बोसोन और W नेगेटिवली चार्ज बोसोन्स। W बोसोन्स ही ज्यादातर वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों इन पार्टिकल में कमाल की एबिलिटी होती है कि किसी भी एलिमेंट का हुलिया बदल सकते हैं, यानी कि ये किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने की काबिलियत रखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लेवर चेंजिंग। तो चलिए दोस्तों इस प्रोसेस को थोड़े अच्छे से जानते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स एटम से मिलकर बना होता है और एटम्स मिलकर बने होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ तक कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों क्वार्क नेचर में 6 तरह के पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लेवर्स, जो कि होते हैं अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज। जहाँ अप, टॉप और चार्म +2/3 पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज -1/3 नेगेटिवली चार्ज। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अप और डाउन क्वार्क की बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अप और डाउन क्वार्क से ही मिलकर बने होते हैं। बाकी के 4 क्वार्क और बाकी एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो अगर आप उसे बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो ये बने होते हैं 2 अप और एक डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन्स बने होते हैं 2 डाउन और एक अप क्वार्क से।
दोस्तों अगर आप इन तीनों क्वार्क्स का सम करेंगे तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ओरिजिनल चार्ज मालूम पड़ जाएगा, जो कि होता है प्रोटॉन का +1 पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल यानी कि नो चार्ज। तो दोस्तों फ्लेवर चेंजिंग प्रोसेस में होता यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मौजूद कोई भी अप क्वार्क डाउन में या डाउन क्वार्क अप में चेंज हो सकता है, सिर्फ एक W बोसोन का पार्टिकल रिलीज कर। दोस्तों किस तरह से होता है, चलिए इसे अच्छी तरह से जानते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अप क्वार्क है जिसका चार्ज है +2/3, तो वो W पॉजिटिवली चार्ज बोसोन को रिलीज कर देता है और डाउन क्वार्क में बदल जाता है। और दोस्तों यही होता है डाउन क्वार्क में, जहाँ पे डाउन क्वार्क W नेगेटिवली चार्ज बोसोन को रिलीज करके अप क्वार्क में बदल जाता है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि क्वार्क सिर्फ W बोसोन पार्टिकल रिलीज करके ही अपना फ्लेवर क्यों चेंज करते हैं, वे Z बोसोन पार्टिकल भी तो रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि Z बोसोन न्यूट्रली चार्ज होता है, यानी कि उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो अगर क्वार्क Z बोसोन रिलीज करते भी हैं तो उससे के मैग्नीट्यूड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनका मास जरूर चेंज होगा लेकिन उनके चार्जेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। साइंटिस्ट के हिसाब से कभी कभी कोई क्वार्क Z बोसोन रिलीज करके अपना फ्लेवर चेंज कर सकता है, जिसे कहा जाता है फ्लेवर चेंजिंग न्यूट्रल करंट। दोस्तों ये प्रोसेस अब तक सिर्फ थ्योरी में ही मौजूद है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल सबूत हमें अब तक नहीं मिला है, और इसी वजह से मैं इस प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। हो सकता है मैं आने वाले फ्यूचर में इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। दोस्तों ये प्रोसेस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर हमेशा चलती ही रहती है, जहां अप क्वार्क W बोसोन रिलीज करके डाउन क्वार्क में चेंज हो जाता है और दोबारा से W बोसोन पार्टिकल को अब्सॉर्ब करके दोबारा से अप क्वार्क में चेंज हो जाता है। और दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन का प्रोसेस इतनी तेज से होता है कि सिर्फ W बोसोन पार्टिकल को अब्सॉर्ब और एमिट करने में सिर्फ 10⁻26 सेकंड तक का ही टाइम लगता है। और अगर W बोसोन पार्टिकल को अब्सॉर्ब करने में थोड़ी सी भी देरी हो तो W बोसोन पार्टिकल डिके होकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो या पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है, जिससे कि इससे भी ज्यादा बड़ा प्रोसेस जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है बीटा डीके। दोस्तों जब W बोसोन पार्टिकल डीके होता है तो कोई भी अप क्वार्क डाउन में या डाउन क्वार्क अप में चेंज हो जाता है, क्योंकि वह W बोसोन पार्टिकल को दोबारा से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और ये सब तभी होता है जब कोर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो, यानी कि उस कोर में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की मात्रा तय मात्रा से ज्यादा हो। बीटा डीके असल में दो तरह का होता है, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में होता यह है कि कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, और बीटा माइनस डीके तब होता है जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर का कोई भी डाउन क्वार्क W पॉजिटिवली चार्ज बोसोन रिलीज कर देता है और अप क्वार्क में बदल जाता है, जिससे कि न्यूट्रॉन का ओवरऑल चार्ज चेंज हो जाता है और वह प्रोटॉन में बदल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि W बोसोन बहुत अनस्टेबल होता है, तो वे एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों अब आप सब ये कहेंगे कि सिर्फ अप क्वार्क को डाउन में या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करने से आखिर होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। जब कोई भी अप क्वार्क डाउन में चेंज होता है तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब किसी भी एटम की कोर में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की मात्रा में चेंज आता है तो पूरा का पूरा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कार्बन 14 एटम है जिसके अंदर है 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तो आप उसे बहुत ही आसानी से बीटा माइनस डीके के चलते नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर होंगे 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। लेकिन दोस्तों सवाल तो अब भी यही है कि सिर्फ एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने से इस यूनिवर्स को उस रूप बनने में किस तरह से मदद मिली जिस रूप में आज हम उसे देख सकते हैं, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स का इस यूनिवर्स को क्रिएट करने में क्या रोल रहा है। दोस्तों अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप सभी को मेरे साथ चलना होगा सन की कोर में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा सन एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का सोर्स है और उसकी कोर में हर वक्त न्यूक्लियर फ्यूजन होता ही रहता है, और ये हर वक्त हजारों टन हाइड्रोजन को हीलियम, लिथियम और भी ज्यादा हैवियर एलिमेंट में कन्वर्ट करता ही रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ दोबारा सोच कर देखिए, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन सच में इतना ज्यादा आसान प्रोसेस है कि दो आयन बहुत ही तेज रफ्तार से आपस में टकराते हैं और भी ज्यादा हैवियर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। न्यूक्लियर फ्यूजन में वीक न्यूक्लियर फोर्स का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ।
दोस्तों आपने कूलम फोर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये दो चार्जेस के बीच मौजूद इंटरैक्शन से पैदा होती है, जहां सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों इस चीज को आपने अपने रियल लाइफ में भी जरूर महसूस किया होगा जब आप मैग्नेट से खेलते हैं, जहां सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही कूलम फोर्स में भी होता है और कूलम फोर्स डिपेंड करती है उन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड और उन दो चार्जेस के बीच मौजूद डिस्टेंस के ऊपर। दोस्तों सन की कोर में बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जो कि असल में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, वह बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और उन दो पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वे कूलम फोर्स को ओवर पावर कर देते हैं और एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ये फ्यूजन आगे बढ़ता है, आयन और भी ज्यादा बड़ा होता जाता है और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। आयन का चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ने से कूलम फोर्स बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे कि एक ऐसा टाइम भी आता है जब कूलम फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सन के कोर में इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर नहीं होता कि वे कूलम फोर्स को ओवर पावर कर पाए। तो दोस्तों इसके हिसाब से तो एक टाइम के बाद सन की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। दोस्तों यहीं पर काम आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स सन की कोर में एक मेडिसिन की तरह काम करता है और उस बड़े अनस्टेबल आयन के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं, उनमें से कुछ प्रोटॉन को वह न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है बीटा प्लस डीके के चलते, जिसकी वजह से आयन का ओवरऑल चार्ज कम हो जाता है और कूलम फोर्स भी इससे वजह से कम हो जाती है और आयन फिर से दोबारा से फ्यूज हो सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप समझ ही गए होंगे कि वीक न्यूक्लियर फोर्स किस तरह से नए नए एलिमेंट प्रोड्यूस करने वाली इस न्यूक्लियर भट्टी को कभी बंद ही नहीं होने देता और किस तरह से ज्यादा हैवियर एलिमेंट बना के इस यूनिवर्स में अपना रोल निभाता है, जहाँ पर ये स्टार बाद में सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से हैवियर एलिमेंट पूरी गैलेक्सी में बिखार देता है, जिससे कि नए प्लैनेट, स्टार और जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स को बनने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों मेरे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी कुछ कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे कुछ ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।